नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। 300 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने किसी अटैक का इंतजार नहीं किया है, खुद हमला किया है। 300 सालों का अगर ईरान का इतिहास आप देखेंगे तो हमेशा उसने इंतजार किया है कि सामने वाला पहले अटैक करे, फिर हम पलट कर अटैक करें। इसका मानी क्या है? क्या इसका मानी यह है कि ईरान बदल गया है? नहीं। इसका एक बहुत सीधा सा मानी यह है कि ईरान ने लेबनान को अपने साथ माना है और लेबनान पर हुए अटैक को अपने ऊपर अटैक माना है। यह बात लगातार ईरान कह रहा था कि लेबनान इज द रेड लाइन। अगर इस रेड लाइन को क्रॉस हुआ, अगर बेरूत के ऊपर हमला हुआ तो हम पलटकर हमला करेंगे। मैंने आपको लगातार यह बताया था कि ईरान नॉर्दर्न इजराइल में कह रहा है कि जगह खाली करो, क्योंकि अगर बेरूत के ऊपर अटैक हुआ तो हम नॉर्दर्न इजराइल पर हमला करेंगे। लेकिन अब मामला नॉर्दर्न इजराइल तक नहीं रह गया है। अभी 8 तारीख है और तकरीबन आप समझिए 10 साढ़े 10 बज रहा है इंडिया के टाइम से, और इस टाइम अगर आप देखेंगे तो ईरान दोबारा से अटैक कर रहा है इजराइल पर और पूरे इजराइल पर अटैक कर रहा है। और न केवल ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है, बल्कि खबर यह भी आई है कि हूथी भी अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह भी अपने तरीके से अटैक कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 2 दिन पहले कासम ब्रिगेड यानी कि हमास ने भी इजराइल के ऊपर अटैक किया है। और फिलहाल अमेरिका की कोई सीधी भागीदारी नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि जंग शुरू तो हुई है, लेकिन यह ईरान, उसके एलाइज और इजराइल के बीच फिलहाल चल रही है। अमेरिका सीधे इसमें शामिल नहीं है। देखिए, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं ये बात लगातार कहता रहा हूं कि बात सीज फायर की जरूर चल रही है, लेकिन जब तक लेबनान पर, जब तक ईरान का जो फ्रोजन एसेट है उसको वापस करने पर, जब तक ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर समझौता नहीं होगा, ट्रंप नहीं झुकेंगे, तब तक जंग का अंदेशा बना रहेगा। अभी सैटरडे को जो मैंने वीडियो किया था उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि जंग का अंदेशा बढ़ा हुआ है। यह मत समझिए कि सीज फायर हो रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि वीकेंड का इंतजार कीजिए। सैटरडे संडे है, जो तमाशा होना होगा सैटरडे संडे में तमाशा होगा, और वो हुआ। लेबनान को लेकर ईरान शुरू से बहुत क्लियर था। लगातार वो ये कह रहा था कि सारे फ्रंट पर रुकना चाहिए जंग को। आपको याद होगा कि लेबनान के मुद्दे पर ही वो खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने गालियां दी हैं, ट्रंप ने ये कहा है, ट्रंप ने वो कहा है। ये सारा तमाशा चला था, एक्सियास और बराक राविड ने जो चलाया था, सारे अखबारों ने छापा। और उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि ये सब तमाशा है, कोई गाली गलौज नहीं हुआ होगा। ट्रंप ने कहा होगा थोड़े दिन रुक जाओ, सांस ले लो और उसके बाद फिर हमला करना। और देखिए, वही बात साबित हुई। अल जजीरा से लेके सबने वो बात मानी, और सिर्फ उतना ही नहीं माना। आप जो कल रात को हुआ है उससे समझ सकते हैं कि ट्रंप की वो सारी धमकी या तो बेमानी थी, या तो ट्रंप की धमकियों का, गालियों का नेतन्याहू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, और या फिर कोई गालियां धमकियां दी ही नहीं गई थी। ये सब दुनिया को और ईरान को बेवकूफ बनाने की कोशिश थी। कम से कम ईरान तो इससे बेवकूफ नहीं बना। मैंने लगातार आपसे कहा कि इस बार ईरान पूरी तरह से तैयार बैठा है। आप एक छोटी सी चीज देखिए, कल रात को बेरूत में, बेरूत का जो सदर्न पार्ट है, दाहिया, वहां पर हमला हुआ। अब लगातार जितने हमले बेरूत में हुए हैं अभी तक, उनको उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमले सदर्न यानी साउथ वाला जो लेबनान है वहां पर हुआ है। यह इलाका कहा जाता है हिजबुल्लाह का गढ़ है। यह इलाका कहा जाता है कि हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा सपोर्ट इसी इलाके से मिलते हैं, शिया लोग उस इलाके में रहते हैं। ट्रंप ने कहा था कि बेरूत पर हमला नहीं होगा, मैं सीज फायर डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि बेरूत के ऊपर हमला नहीं होगा। यह बात ट्रंप ने कही थी। ट्रंप ने यह बात कही थी कि मैंने नेतन्याहू से कह दिया है कि अब बेरूत पर हमला नहीं होगा, वरना मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और कल रात को यह बात गुजरे, अभी बमुश्किल 3-4 दिन हुए हैं कि कल रात को नेतन्याहू ने जबरदस्त हमला किया दाहिया के ऊपर, और दाहिया पे यह हमला हुआ। उसके बाद कालिबाफ का और बाकी लोगों का बयान आ गया कि ईरान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यह हमला क्यों हुआ, यह बात आप मुझसे बेहतर शायद समझ रहे होंगे, क्योंकि लगातार मैं अपने वीडियोस में इसके बारे में बता रहा हूं। यह हमला सिर्फ इसलिए हुआ कि सीज फायर का कोई प्रोसेस आगे ना बढ़े। और इस हमले के साथ ट्रंप का जो बयान आया उसको गौर से पढ़िए, उसको गौर से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा जो बात मैं कह रहा हूं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में कोई गाली गलौज नहीं हुई थी। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए तमाशा था वो कितना सही है। आप देखिए, ट्रंप का कल बयान आता है
कि इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और प्रिसीजन हमले करे, यानी निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और हमला करे, अमेरिका उसके साथ है। अब जाहिर सी बात है, जब आप कह रहे हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करे और उसी वक्त न केवल सदर्न लेबनान में बल्कि सदर्न जो बेरूत है उसके ऊपर दोबारा हमले शुरू हो जाते हैं, इसका मानी क्या हुआ? इसका मानी सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ एक है कि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों मिले हुए हैं और अमेरिका की शह पर ही यह हमला किया गया। मुझे लगता है कि अमेरिका टेस्ट करना चाहता था कि लेबनान वाकई रेड लाइन है कि नहीं ईरान के लिए। अमेरिका चेक करना चाहता था कि ईरान लेबनान के साथ तो है, बात तो करता है रेजिस्टेंस की और मदद भी करता है, ईरान हूथी के भी साथ है, ईरान हमास के भी साथ है, लेकिन ईरान ने कभी अपनी जमीन के बाहर किसी मुद्दे पर अटैक नहीं किया। यानी लेबनान पर जब अटैक होते रहे तब ईरान ने अटैक नहीं किया, जब गजा पर अटैक होते रहे तब ईरान ने अटैक नहीं किया, जब यमन पर अटैक हुए तब भी ईरान ने अटैक नहीं किया, मदद की लेकिन अटैक नहीं किया। तो अमेरिका यह चेक करना चाहता था कि जो बार बार रेड लाइन कही जा रही है वो रेड लाइन है भी या ईरान सिर्फ ऐसे ही बातें कर रहा है। जब तक ईरान की सरजमीन पर कोई हमला नहीं होगा तब तक ईरान वापस हमला नहीं करेगा। अब कल रात को कई लोगों ने कई सारी बातें कही। कुछ लोगों ने कहा कि ईरान जो है उसको यह हमला नहीं करना चाहिए था, डील फाइनल स्टेज में थी और डील भटक जाएगी, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ईरान के ऊपर हमला हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन जरा ईरान की आप इस समय की कंडीशन देखिए और फिर आपके समझ में आएगा कि यह हमला ईरान के लिए कितना जरूरी था। आप जानते हैं यूएई, बहरीन, कुवैत और तमाम सारे मुल्क जो हैं न केवल अमेरिका के बल्कि इजराइल के भी बेहद करीब हैं। आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए सऊदी अरबिया को, इसके अलावा जितने आपको वहां मुल्क नजदीक आएंगे, कतर पर हमले के बाद कतर थोड़ा दूर जरूर हुआ है लेकिन सब अब्राहम अकॉर्ड में भले नहीं आए हैं लेकिन इजराइल के साथ सबके रिश्ते अच्छे हैं। आप देखिए सीरिया के अंदर इजराइल और अमेरिका मिलकर असद को बाहर करते हैं और वहां सऊदी अरबिया भी मदद कर रहा है, वहां यूएई भी मदद कर रहा है, वहां बाकी सब तो मदद कर ही रहे हैं। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि उस पूरे रीजन के अंदर ईरान तकरीबन अकेला है। कोई भी अरब मुल्क ईरान के साथ उसकी मुश्किल में खड़ा होने वाला नहीं है, जबकि इजराइल की मदद करने के लिए सारे तैयार हैं, या तो डायरेक्टली जैसे यूएई, बहरीन ये डायरेक्टली तैयार हैं और बाकी थ्रू अमेरिका तैयार हैं, यानी सीधे इजराइल की मदद तो नहीं करेंगे लेकिन अमेरिका जब इजराइल की मदद उनके सरजमीन से करेगा, उनके आसमान का इस्तेमाल करके करेगा, उनके पैसे का इस्तेमाल करके करेगा तो वो अमेरिका को रोकेंगे भी नहीं। इन सब पर अगर ईरान के पास कुछ है तो वो है रेजिस्टेंस की ताकत। उसके पास लेबनान में हिजबुल्लाह है, गजा में हमास है, इधर हूथी है, इराक में अगर आप देखेंगे तो कताइब हैं। तो ये सारे जो हैं वो असल में मिडिल ईस्ट के बीच में ईरान की ताकत है। अब इस समय अगर लेबनान को ईरान छोड़ देता, रेड लाइन कहे जाने के बावजूद इजराइल का जो लेबनान पर अटैक हुआ है उसके बाद पलटकर ईरान अटैक नहीं करता, इसका मानी क्या होता? इसका मानी यह होता कि यह रिश्ता एक तरफा है। ईरान के कहने पर तो उसके रेजिस्टेंस के जो पार्टनर्स हैं वो हमले करते हैं लेकिन उन पर जब मुसीबत आती है तो ईरान कोई भी हमला नहीं करता है। अब मैं आपको एक और चीज याद दिलाऊं जो पिछले वीडियो में, सैटरडे के वीडियो में मैंने आपसे कही थी। जो लेबनान के राष्ट्रपति हैं आउन साहब, उनका एक बयान आया था। बयान क्या, एक बातचीत कर रहे थे अमेरिकी चैनल से और उसमें उन्होंने अलग अलग बातें कही थी और ईरान से कहा था कि लेबनान को आप मसला मत बनाइए, अपने सीज फायर में लेबनान को आप मसला मत बनाइए, और ईरान को उल्टी सीधी खरी खोटी उन्होंने सुनाई थी। उनको इजराइल से दिक्कत नहीं है जो लगातार बमबारी कर रहा है। वो कहना क्या चाह रहे थे? वो कहना यह चाह रहे थे कि ईरान इससे बाहर निकल जाए। अब ईरान के बाहर निकलने का मानी क्या हुआ? ईरान के बाहर निकलने का मानी यह हुआ कि इजराइल में और लेबनान की सरकार में एक समझौता हो जाएगा, एक करार हो जाएगा। और यह करार क्या होगा कि दोनों मिलकर हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे। हिजबुल्लाह के खत्म होने का मतलब क्या होगा कि इजराइल के बॉर्डर पर जो एक पार्टनर है ईरान का, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सीरिया पहले ही खत्म हो चुका है, सीरिया से असद जा चुके हैं, तो सीरिया का जो पूरा रास्ता था जिससे लेबनान हथियार वगैरह पहुंचते थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। बगल में लेबनान एक ऐसे स्टेट के रूप में बन जाता, आप नक्शे पे देखिए, लेबनान भी एक ऐसे स्टेट के रूप में बन जाता जो इजराइल और अमेरिका के साथ काम करता, जहां पर ईरान की कोई एंट्री नहीं होती। यानी
इजराइल के रास्ते के तकरीबन सारे मुल्क जो हैं वो ईरान के लिए दुश्मन मुल्क हो जाते, वहां पर उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता। मैं जब बात करता हूं अरब मुल्कों की तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ईरान से उनकी दुश्मनी नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज दिखाता हूं। कुवैत में एक टीवी प्रेजेंटर थी, टीवी की एंकर थी। उन टीवी की एंकर मोहतरमा को 2 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। उनका अपराध आप जानते हैं, उनका जुर्म आप जानते हैं। उनका जुर्म यह है कि उन्होंने ईरान को फेवर किया था। यानी केवल ईरान को फेवर करने के लिए, केवल ईरान के हक में बात करने के लिए कुवैत जैसे मुल्क में एक एंकर को 2 साल के लिए, एक महिला एंकर को, एक खातून को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो अरब मुल्कों में प्रो ईरान होने का क्या मानी है, यह आप अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे में अगर अपने पार्टनर्स को भी ईरान अकेला छोड़ देता तो यही इमेज जाती कि ये सारे पार्टनर ईरान ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाए हैं, इनकी मुसीबत में कहीं साथ नहीं आने वाला है ईरान। ये तो हो गई पार्टनर्स की बात। अब लेबनान के आम लोगों के बारे में सोचिए, जिनको लगातार मारा जा रहा है। लगातार, जैसे इजराइल के लिए लेबनान एक खेल बन गया है कि जब मन किया गए और 4 बम गिरा दिए, 25 लोगों को मार दिया। जब मन किया गए और 10 घर गिरा दिए। जब मन किया गए और एक गांव खाली करा लिया। ये बन गया था लेबनान इजराइल के लिए। तो लेबनान के लोग क्या सोचेंगे कि जंग तो चल रही है ईरान के साथ और हिजबुल्लाह के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। यानी हिजबुल्लाह का जो पॉपुलर सपोर्ट है यहां तक कि शियाओं के बीच में और ईसाइयों के एक सेक्शन के बीच में, वो भी लगातार कम होना शुरू हो जाता। ये ईरान के लिए बड़ा नुकसान होता। इसीलिए कल रात को ईरान ने हमला किया और जबरदस्त हमला किया। और ये जो हमला हुआ है, इजराइल ने पहले तो कहा इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं, जैसा कि वो हमेशा कहता है कि जो मिसाइलें आई वो इंटरसेप्ट कर ली गई हैं, लेकिन हाइफा से और हाइफा के आसपास, खास तौर पर रमात एयर बेस, जो इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस है जिसका इस्तेमाल लेबनान पर हमले के लिए किया जाता है, उस रमात एयर बेस पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसकी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं, अब वीडियोज आना शुरू हो गए हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है। अब आप इससे भी मजेदार बात देखिए। ट्रंप जो कल तक कह रहा था कि हिजबुल्लाह के ऊपर जबरदस्त हमला करे इजराइल और निशाना बना के हिजबुल्लाह को खत्म कर दे, वो ट्रंप ईरान से क्या कह रहा है? क्योंकि सारी दुनिया यही देख रही थी और ईरान भी यही देख रहा होगा कि ईरान के हमले के बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन है। ट्रंप का जो बयान आता है वो बड़ा मजेदार है। ट्रंप का बयान ये आता है कि अच्छा ठीक है, ईरान ने अब मिसाइलें मार ली, अब वो खामोश होकर बैठ जाए और डील पर बात करे। इस बयान का मानी समझिए वही जो मैं लगातार कह रहा हूं कि ये टेस्ट किया गया था ईरान को कि वो हमला करता है कि नहीं। और यहां पर मैं अपनी पुरानी बात फिर से दोहरा दूं, जो मैं कई बार कह चुका हूं कि अब अगर जंग होगी तो वो छोटी मोटी नहीं होगी। अब अगर जंग होगी तो ऐसी नहीं होगी कि ठीक है 4 मिसाइलें आपने मार ली, 4 मिसाइलें हमने मार ली। ये वाली जंग अब नहीं होने वाली है। इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहिए। इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह ये कि इजराइल कैसे भी चाहता है कि यह जंग दोबारा शुरू हो और अमेरिका उसमें शामिल हो। और दूसरी बात यह कि ईरान इस तरह के तमाशे बहुत देख चुका है। अब वो ऐसे छोटे मोटे हमले करके और छोटे मोटे हमले बर्दाश्त करके फिर जाकर डील की टेबल पर नहीं बैठेगा। डील की टेबल पर नहीं बैठने के कुछ जो कारण हैं, कुछ जो वजह हैं, वो तो पहले से ही हैं। ट्रंप बयान देते हैं, परसों का उनका बयान था जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान को कोई डील नहीं होगी, ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा। फिर एक टीवी चैनल से बात करते हुए वो कहता है कि हम किसी भी तरह का जो रिपार्टेशन है, यानी ईरान का जो पैसा, ईरान का जो एसेट अमेरिका के अंदर है, वो वापस नहीं करने वाले हैं। बाद में इस पर बात की जाएगी, पहले समझौता होगा। फिर कल कहता है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करके किसी भी तरह उसका जो न्यूक्लियर डस्ट है, यानी कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको अमेरिका में ले आएंगे। ये तीनों रेड लाइंस हैं। मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान खाली कर दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हम अभी नाकाबंदी हटा लेंगे। पहले ट्रंप कह चुके हैं कि हम नाकाबंदी हटा रहे हैं। तो अमेरिका के ऊपर ईरान का कोई भरोसा नहीं है। और सच ये कहिए कि अमेरिका के ऊपर दुनिया में शायद ही आज कोई भरोसा करता हो। तो डील तो पहले से खतरे में है। जब तक ये शर्तें नहीं मानेगा ट्रंप, तब तक डील नहीं होगी। ये बात बहुत क्लियर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं वो गए हुए थे, इंटीरियर मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो ईरान गए हुए थे। तस्वीरें आई, कहा यह गया कि उन्होंने ईरान से कहा कि अगर आप डील नहीं करेंगे तो अमेरिका अटैक कर देगा। धमकी नहीं दी,
बताया उनको कि अमेरिका ने यह मैसेज दिया है कि अगर आप डील नहीं करेंगे तो दोबारा अटैक कर देगा। और कहा यह जा रहा है कि गालिबाफ ने उनसे कहा कि आप और मैं दोनों जनरल हैं, मेरी उम्र 65 साल हो चुकी है, ईरान में एवरेज 70 ईयर्स की एज है, 70 साल जीता है ईरान का आदमी, तो 5 साल की और जिंदगी के लिए मैं अपने मुल्क का नाम नीचा नहीं करूंगा। मैं जंग के लिए तैयार हूं, ईरान जंग के लिए तैयार है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब मिसाइलें इजराइल की तरफ जा रही थीं और ईरान के जिन शहरों के ऊपर से गुजर रही थी उन शहरों के लोग सड़क पर आकर चीयर कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि चलो जंग दोबारा शुरू हुई। ईरान ने लेबनान के लिए इजराइल के ऊपर अटैक किया। यह खबर पूरी दुनिया में इस बात को एस्टैब्लिश कर रही है कि ईरान एक तो लड़ने के लिए तैयार है और दूसरा लेबनान पर अब इस तरह के लगातार हमले जो लेबनान को पड़ोस की खेती बना दिया था, कमजोर की खेती बना दिया था इजराइल ने, वो अब चलने वाला नहीं है। अगर लेबनान इस मुद्दे में शामिल नहीं होगा, अगर सीज फायर में लेबनान और गजा नहीं शामिल होंगे तो ईरान सीज फायर नहीं करेगा और ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। इतना सारी दुनिया के पास मैसेज चला गया। अब ट्रंप के सामने दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वो इजराइल के साथ सीधे जंग में शामिल हो जाए। आप कहेंगे ये बार बार सीधे क्यों कह रहा हूं, अमेरिका तो शामिल ही नहीं है इस जंग में, बिल्कुल बेकार की बात है। बिना अमेरिका से कोऑर्डिनेट किए इजराइल ने हमले नहीं किए हैं, बिना अमेरिका से कोऑर्डिनेट किए बेरूत पर हमला करने की हिम्मत नहीं है इजराइल की। यह जो हमला हुआ है चाहे बेरूत पे हुआ है और चाहे ईरान के हमले के बाद इजराइल का हमला हुआ है। क्योंकि देखिए क्या कहते हैं ट्रंप कहते हैं कि अच्छा ईरान आपने हमला कर लिया तो मिसाइलें आपने मार ली, अब ये मिसाइलें मारने के बाद जो है आप बैठ जाओ, डील पर आ जाओ। और उसके बाद इजराइल तुरंत जवाब देता है और इजराइल के जवाब के बाद फिर से हमला करता है ईरान। इसका मतलब क्या है कि या तो ट्रंप नेतन्याहू से मिला हुआ है, वो तो मिला हुआ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये सारे हमले में वो सीधे भले नहीं शामिल हो रहा है लेकिन सारे हमले अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में हो रहे हैं, नंबर 1। और या तो ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा है, ना नेतन्याहू सुन रहा है, और ईरान तो क्यों सुनेगा, ईरान के सुनने का कोई मानी ही नहीं है। और नेतन्याहू सुन नहीं रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, अगर ऐसा है तो जो मैं नहीं मानता। और आप देखिएगा अगर ये जंग बढ़ती है तो अमेरिका फिर शामिल हो जाएगा और जंग वैसे ही होगी जैसे पहले चल रही। अब एक आखिरी बात, दो तरह की बातें लगातार आ रही थी। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि 22% सिर्फ मिसाइल सेंटर्स बचे हुए हैं ईरान के पास, और अमेरिका की ही एजेंसीज और न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहे थे कि मोर देन 70%, 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा जो ईरान की लॉन्चर फैसिलिटीज थी वो फिर से बना ली गई। इस कल की रात ने यह साबित किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स सही था। ईरान के पास मिसाइल फैसिलिटी तकरीबन वैसी ही अभी भी है जैसी जंग के पहले थी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि 11 बैलिस्टिक मिसाइल मार दी या आप बैलिस्टिक मिसाइल मार रहे हैं। ये जितनी मिसाइल का अटैक हुआ है वो अलग अलग साइट से हुआ है, एक ही लॉन्चिंग साइट से नहीं हुआ है, अलग अलग लॉन्चिंग साइट से हुआ है। इसका मानी क्या हुआ, वो सारी लॉन्चिंग साइट्स काम कर रही हैं। तो ईरान ने यह भी मैसेज दिया है कि यह गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए ट्रंप साहब की ईरान की कैपेसिटी खत्म हो गई है, जंग होगी तो हम पिछली बार से ज्यादा खतरनाक तरीके से हमला करेंगे। तो फिलहाल ये जंग तो शुरू हो गई है, ईरान ने दोबारा अटैक किया है, जाहिर है इजराइल भी अटैक करेगा। तो अगले 2-3 दिन तक अगर ट्रंप ने कोई बड़ा स्टेप लेकर इसको नहीं रुकवाया तो इसका मानिए आप ये समझ लीजिएगा कि ट्रंप भी इस जंग में शामिल है और बहुत जल्दी आपको अमेरिका और अमेरिका के एयर बेसेज इस जंग में शामिल मिलेंगे। खबर यह भी आ रही है कि सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है, कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सऊदी अरबिया में कुछ बम विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सऊदी अरबिया से देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि सऊदी अरबिया से क्या खबर है। बाकी जैसे जैसे अपडेट होती रहेंगी मैं लगातार इस वार के बारे में बात करता रहा हूं और आगे भी बात करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।